नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात है यूपी पीसीएस 2016 की। दिल्ली का एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, साथ में आंसर की भी आती है। आंसर की में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि आयोग ने गलत आंसर को चुना है। मैटर चला जाता है कोर्ट के अंदर। अच्छा, ये वो वक्त है जब मैंने भी प्री दिया था, और चूंकि मेरे नंबर कट ऑफ से काफी ज्यादा आगे थे, तो जो जिन क्वेश्चंस पे आपत्ति उठाई गई थी, अगर वो डिलीट भी हो जाते तो भी मैं बहुत सेफ था, मुझे मेंस लिखने का मौका मिल जाता, इसलिए मैं बहुत निश्चिंत था। मैटर कोर्ट में जाता है। जो जज साहब हैं वो कहते हैं कि स्टूडेंट से कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, आप अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, आप अपनी बात आराम से रखिएगा। अब यहां से मैटर स्टार्ट होता है और धीरे धीरे चीजें बढ़ना शुरू होती हैं। अब इसी बीच में कभी छुट्टी पड़ गई, कभी जज साहब छुट्टी पे चले गए, कभी वकील नहीं आया, कभी ये वकील नहीं आया, कभी वो वकील नहीं आया। ऐसे करते करते 2-3 महीने गुजर जाते हैं। अब आयोग जब एग्जाम कराना चाहता था, इसी बीच में आयोग क्या करता है, मेंस की डेट अनाउंस कर देता है। और मुझे आज भी याद है कि वो डेट 19 नवंबर की डेट अनाउंस किया, और हम लोग जो थे मान लेते हैं कि जुलाई अगस्त के टाइम दे दे, और 19 नवंबर को मेंस होगा। अब जैसे ही डेट अनाउंस होती है, तो जो स्टूडेंट्स थे जो कोर्ट में गए थे, वो कहते सर यहाँ पर तो मैटर कोर्ट में चल रहा है और इन आयोग ने जो है वो डेट अनाउंस कर दी है। जैसे बोलते हैं कि आप परेशान मत होइए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, डेट अनाउंस हुई, कोई दिक्कत नहीं है, हम मैटर को सॉल्व करेंगे और पूरा सुना जाएगा, आपको परेशान मत होइए, अपनी बात रखिए। अब जो भी जज जो भी उनसे बोल रहे थे वो पूरा कोर्ट में चलता रहता है। इसी बीच धीरे धीरे करके दिन पास आते आते अब जब दिन थोड़ा सा और पास आते हैं, जब यानी कि मैटर ऐसा लगता है कि 1-1.5 महीना ही रह गया, तो हमें भी खतरे की घंटी जो है कि यार ये तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि जज साहब कुछ जजमेंट भी नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसा फैसला भी नहीं सुना रहे हैं, और जो पोस्टपोन होने का है, मेंस पोस्टपोन होने का, उसका भी कुछ हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ दिक्कत होती। तो इसी बीच में आखिरी टाइम पर जब 1-1.5 महीना रह गया था, तो फिर हम सब लोग मेंस को लेकर लग गए। जो कोर्ट में लोग थे वो कोर्ट में थे, लेकिन जो चूंकि हम लोगों ने प्री आराम से क्रैक किया हुआ था, तो हम तो लग गए, जम के मेहनत करना शुरू कर दिया। अब जब मैटर जब भी कोर्ट में जाता है ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है, तो डिस्टर्ब तो हम हो ही रहते हैं इस चीज को लेकर कि भाई पेपर पोस्टपोन हो रहा है कि क्या करें, क्योंकि जब पेपर पोस्टपोन होगा तो फिर स्ट्रेटेजी आपको वैसे अपनानी पड़ती है कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। अब करते करते 1 महीना बचा, अब और दिमाग खराब हो गया कि यार ये क्या होगा। करते करते देखा कि 20 दिन बचे। अब जज साहब जो है वो भी कुछ जजमेंट नहीं दे रहे। करते करते याद है मुझे कि 11 नवंबर आ गया। अच्छा, इस बीच में जब 1 ही महीना रह गया था, तो ये हम श्योर हो गए थे कि भाई पेपर अब होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, लोग बताते हैं 11 नवंबर को जब हियरिंग थी और 19 नवंबर को पेपर है, ठीक है, उस हियरिंग में जैसे जज साहब आते हैं ना, तो उनका तो एटीट्यूड ही चेंज होता है। वो कहते हैं जो अभी तक 3 महीने 4 महीने से बहुत पॉजिटिव थे स्टूडेंट को लेकर, अचानक से उनका जो सुर है वो बदल जाता है। वो कहता है कि यार तुम लोग जो है ना, ये सब तुम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, तुम लोगों को पढ़ना लिखना तो होता नहीं है, इस तरह की फालतू बातें तुम करते रहते हो, जिस कारण से पूरा डिले हो जाता है। और ये सब जो है ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी पेपर पोस्टपोन नहीं होगा, नया कुछ आंसर शीट नहीं निकलेगी, कुछ नहीं होगा, जो आयोग कर रहा है सही कर रहा है। अचानक से जो पूरा बाजी पड़ जाती है, यानी कि जो स्टूडेंट्स बहुत होपफुल थे कि पेपर पोस्टपोन हो जाएगा या प्री कैंसिल हो जाएगा या दूसरा कुछ नया नया आंसर की निकलेगी या नया लिस्ट आएगा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और वही होता है जो आयोग ने करा होता है, और वही होता है कि 19 तारीख को नवंबर को मेन स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद मामला बिल्कुल रफा दफा हो जाता है। अब यहां से मैंने एक चीज समझ ली थी, और वो ये कि जब शासन प्रशासन को अपना काम कराना होता है, जब वो किसी बात पे जिद पे आ जाते हैं, तो फिर कुछ कोई चीज रोक नहीं पाती है। वो तब तक आपकी बात मानेंगे, स्टूडेंट्स की वो तब तक बात मानते हैं जब तक उनका कोई कुछ मैटर फंस ना रहा हो। मैं शासन प्रशासन की बात कर रहा हूं, मैं पिछले 2013 से मैं पीसीएस के एग्जाम्स में जुड़ा हुआ हूं मैं, ठीक है, आज से नहीं है। जो मैंने अनुभव किया कि वो तब तक बात मानते हैं जब तक उनका कुछ मैटर फंसा ना हो। बात मानते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपत्तियां उठाई जाती हैं, मैटर सुने भी जाते हैं, और वो स्टूडेंट के हित में जाते भी हैं, वो लेकिन तब तक होते हैं जब तक कुछ क्लैश ना हो रहा हो, कुछ उनकी उनकी प्रॉब्लम क्लैश ना कर रही हो उनको, तब तक आपकी बात मान लेंगे, ठीक है। लेकिन जब वो अपने पे आ जाते हैं कि नहीं यार,
हमें तो इसी तरह से करना है और यही करना है, फिर वो किसी की नहीं सुनते। उसमें जुडिशरी भी कुछ नहीं कर पाती है। वो हमने मैटर 2016 वाले में देख लिया था। तो यहां पर मैं जो देख रहा हूं, मैं कई बार मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं इस पर, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये मैटर को समझना पड़ेगा गहराई में जाके, ये मैटर हो क्या रहा है, क्यों ऐसा कॉम्प्लिकेशन कर दिया गया। देखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैटर जो है ना, ये पॉलिटिकल मैटर है कि चुनाव से दौरान या चुनाव से पहले एक माहौल बनता है कि जो सरकार को बहुत मजबूत कहते हैं, वो सरकार के खिलाफ अपोजिशन जो है वो एक स्टैंड लेता है कि आप कहने को तो अपने आप को बहुत स्ट्रांग कहते हो, लेकिन आपसे पेपर नहीं सही हो रहे, और उस दौरान पेपर बहुत सारे लीक हुए थे। तो अब एज अ पॉलिटिकल लीडर सबको लगता है कि मेरी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, तो वो आयोग से बोलते कि ऐसा है कि कुछ भी कर लो, पेपर लीक नहीं होने चाहिए, जो बिल्कुल सही था। शासन ने बिल्कुल बोला कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आयोग के पास सोल्यूशन नहीं है। उनके पास एक ही सोल्यूशन है। उन्होंने देखा कि यार जो पेपर लीक हुआ था आरओ का, वो प्राइवेट कॉलेज से लीक हो रहे थे, तो अगर प्राइवेट कॉलेज हटा देते हैं और सिर्फ सरकारी कॉलेज में कराते पेपर, तो पेपर लीक नहीं होगा। अब ये ऐसे उनको मानना है, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। अच्छा, अब प्लान भी उनके पास कुछ है नहीं, कुछ भी प्लान भी नहीं है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये उनको भी पता। जो उनकी हालत देख के लग रहा है कि उनको नहीं पता। उनको पेपर लीक नहीं भी होने देना है और सेफ्टी भी देखनी है, और उनके पास कुछ ऑप्शन है ही नहीं उनके पास, ठीक है। इसीलिए उनके पास यार एक काम करते हैं कि पेपर हम 2 दिन में करा लेते हैं, सिर्फ सरकारी सेंटर्स में कराएंगे, ठीक है, और सेफ्टी रह जाएगी। अब ये बात अलग है कि अगर सरकारी सेंटर्स में पेपर लीक हो जाए तो अलग बात है, वो तो सेपरेट चीज है। लेकिन अभी आयोग को लगता है कि यही एक, कहता ना कि यही एक सोल्यूशन है कि सरकारी सेंटर में करा दिया जाए। इसीलिए 41 सेंटर ही हो पाए, पूरे हो भी नहीं पाए। 41 जिले में ही सेंटर बन पाए, ठीक है। अब यहां पर कि पेपर जो है वो दिसंबर में है, दिसंबर में होना है। अब यहां पर आकर शासन और प्रशासन दोनों जो हैं वो इस बात पे आ गए हैं कि अब पेपर तो कराना है, क्योंकि अगर अब पेपर लीक डिले कर दिया तो मैटर खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? क्योंकि जनवरी में कुंभ है, फरवरी मार्च में चला जाएगा आपका बोर्ड का एग्जाम, और फिर अप्रैल में पेपर होगा, तो फिर मैटर जो है वो बहुत बहुत लंबा खिंच जाएगा और 2025 भी बर्बाद हो जाएगा। शायद इतना जो है प्रॉब्लम जो है आयोग चाहता नहीं, इसलिए आयोग किसी हालत में भी नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से ही वो 7 और 8 तारीख को करा लेना चाहता है दिसंबर में, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा कि आयोग, या जो मैंने एक चीज और अनुभव की अपने एक्सपीरियंस में, कि जो ये शासन प्रशासन होता है उनके लिए स्टूडेंट्स, खासकर पीसीएस स्टूडेंट, बहुत वैल्यू रखते नहीं है। ये मेरा अपना अनुभव रहा है, मेरे इतने सालों से मैंने यहाँ पे चीजों को देखा है। मैं हमेशा कहता हूं कि यार ठीक है, वो एक आधा बात मान जाएंगे आपकी, वो तब तक बात मानेंगे जब तक उनकी चीजें क्लैश नहीं कर रही हैं, उनकी प्रॉब्लम क्लैश नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन जहां पर उनकी चीजें क्लैश करना शुरू कर देती है, वहां पर फिर स्टूडेंट की कोई औकात नहीं रह जाती है। और अगर यकीन नहीं है ना, तो आप जाके पता लगाइए कि यूपी पीसीएस 2015 में जो सीबीआई की जांच हुई थी, उसकी जो रिपोर्ट थी वो जारी क्यों नहीं की गई? जारी नहीं की गई क्योंकि वहां मैटर दिक्कत हो रहा था, वो जारी नहीं किया गया, ठीक है। तो जो मुझे लगता है अभी हाल फिलहाल में मुझे लगता है कि शासन प्रशासन इस बात पे आ गया है कि पेपर जो है वो दिसंबर में ही कराएंगे। नॉर्मलाइजेशन हो या कुछ हो, कोर्ट में जाए, उनको मैटर नहीं करता। उनको अपनी इमेज बचानी है भाई, किसी तरह से शासन को अपनी इमेज बचानी है, प्रशासन को उस इमेज को बचाने के लिए बस ये देखना है कि पेपर लीक ना हो। बाद में वो कोर्ट में जा रहा है या नॉर्मलाइजेशन से कुछ किसी को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसीलिए बस वो जिद पे हैं कि कर रहे हैं, और मुझे यह लगता है ये जिद अपनी मनवा ले जाएंगे और कुछ नहीं होगा। अब यहां पे ये बस समझिए कि मैं आपको होपलेस कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रोटेस्ट ना करें, मेरा सहयोग पूरा आपके साथ है। बस मैं आपको एक रियलिटी दिखा रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि ऐसा ना हो कि आप अपना वो बहुत कीमती समय भी बर्बाद कर ले जाओ। आपको इस समय ध्यान रखना है कि आपको प्रोटेस्ट तो करना ही करना है, बट इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर वो प्रोटेस्ट सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपका लॉस नहीं होना चाहिए। मेरा बस यहाँ, क्योंकि ये सेम सिचुएशन 2016 में मैं झेल चुका हूं। आप प्री की बात कर रहे हो यार, मैं मेंस की बात कर रहा हूं। मेंस दे रहा था मैं उस समय, ठीक है। आप तो प्री तो बहुत छोटा होता है, मेंस तो फिर क्या ही बात होती है, और उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस मैंने झेली है इसके अंदर। तो अंत में मैंने सोचा, समझा है इस बात को कि जब जिद पे वो आएंगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। पहली चीज ये, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोटेस्ट ना करें, मेरा सहयोग भी आपके साथ है।
बिल्कुल आप करें, अपनी बात पूरी रखें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से चीजें थोड़ा डिले होंगी। ठीक है, एक बात तो ये हो गई है कि दिसंबर में ही होगा, पढ़ते रहिए भाई, सीधी सी बात है, प्रोटेस्ट भी करते रहिए, पढ़ते भी रहिए। दूसरा है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर इतना हुआ जो है वो क्यों है। देखिए, हम तो उस दौर पे हैं जहां पर स्केलिंग हुआ करती थी, और स्केलिंग अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है। मैं 2015 का बताऊं, पीसीएस 2015 का रिजल्ट आता है, सीबीआई की जांच होती है। सीबीआई की जांच के दौरान पेपर्स में आया था कि सीबीआई वालों ने पूछा कि भाई आयोग से कि आप कौन सा मेथड यूज करते हो स्केलिंग के लिए। तो जो फॉर्मूला स्केलिंग का बताया गया था वो सीबीआई को भी समझ में नहीं आया था। तो यही कारण है कि वो स्केलिंग स्केलिंग हटाई गई, ऑप्शन खत्म किए गए। ठीक है, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता, हम तो उसको भुक्तभोगी रह चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर समझने वाले कि नॉर्मलाइजेशन जो है किसको फायदा किसको नुकसान। तो जो मैंने अनुभव रखा है स्केलिंग को देखकर, या जो मैंने अपना इंजीनियरिंग कॉलेज में जो ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर, मैं आपको बस आपको बताता हूँ कि सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये सब परेशान हो जा रहे हैं। इसको समझते हैं इस तरह से, मान लेते हैं कि जो कट ऑफ है, मैं बहुत ही रैंडमली समझा रहा हूँ, बस सिंपल सी बात, मतलब सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो बस मोटा मोटा समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 90 क्वेश्चन पे कट ऑफ बन रही है आप। ठीक है, तो यहां पर 91 हो गया, या 92 हो गया, और यहां पर आपका 89 हो गया, या 88 हो गया। ठीक है ना, ले दे के सही बताऊं आपको, सिर्फ मैटर एक मोटा समझे, मोटा मोटा इसी रेंज के लोगों को ही अप एंड डाउन होगा। हो सकता है ये व्यक्ति ऐसा बने, सिस्टम बने कि ऐसा फॉर्मूला आ जाए कि ये व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाए और इसका ना हो, ये हो सकता है, या इसका हो जाए इसका ना हो। ठीक है, ये हो सकता है, क्योंकि स्केलिंग में हमने देखा था कि नंबर जो है कभी बढ़ जाते थे, कभी घट जाते थे, होता था। ठीक है, लेकिन इफेक्ट किससे पड़ता था, प्रभाव किससे पड़ता था, प्रभाव उस पर जो कि बहुत क्लोज होते थे। अब जिसके नंबर ही 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, उनके लिए कोई मैटर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सच बता रहा हूं मैं आपको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कट ऑफ से नीचे हो। कट ऑफ के आसपास जो लोग हैं, उनको फर्क पड़ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि 92 का ना हो, 88 का हो जाए। ठीक है, और आप में से 99% लोग इसके नीचे ही रहते हो, आप कितना कुछ कर लो, इसके नीचे ही रहते हो। ठीक है, तो जो यहां पर है असल में वही ज्यादा उनको प्रॉब्लम रहने वाली है, जो कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि दो क्वेश्चंस को वेटेज बराबर करना, भाई जैसे कि कोई क्वेश्चन मुश्किल है या आसान है, ये इसको मैथमेटिकली हमें बैलेंस करना है ना। यही तो बात है ना कि एक दो पारियों में पेपर हुआ, 2 सवाल आए, इन 2 सवालों को वेटेज को बराबर करना है कि ये सवाल और ये सवाल है, इसको बराबर करना है। तो ये सुनने में जितना आसान लगता है, इसको मैथमेटिकली करना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो जो भी फॉर्मूला बनाया जाता है वो 100% फुल प्रूफ नहीं है, 100% सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ समहाउ है तो है, बस ये कर सकते हैं। तो अब है तो है, मैं यही होगा कि इसका नहीं होगा इसका हो जाएगा, ये सब होगा इसके अंदर। ठीक है, अब इससे बेहतर कोई क्या फॉर्मूला अवेलेबल है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अब होगा ये कि पेपर अगर हो गया, पेपर के बाद मैटर जो है वो कोर्ट में जाएगा, और जैसे कल मैं पहले कह चुका हूं कि अगर कोर्ट वाले आयोग को सपोर्ट करेंगे भी, तो भी इन सब प्रोसेस होने में 3-4 महीने लगेंगे, और आपका जो मेंस है वो आपका लंबा जाएगा फिर आपका, और 25 वाला फिर और लंबा जाएगा। और एक चीज और भी जो कि अगर एक बार ये चीज हो गई तो आप भूल जाओ 2027 से पहले, चुनाव से पहले तक ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हटेगा, फिर हटेगा नहीं इसके अंदर। एक बार आ गया तो भी रहेगा इसके अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं। ठीक है, अगर पेपर हो जाता है तो पहले बताऊं आपको कि आप घबराना नहीं है। नॉर्मलाइजेशन से ऐसा भी नहीं है कि सभी बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। एरर रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा, बट अगर आयोग जिद पे आ ही गया तो फिर और उतने आगे नहीं, नॉर्मलाइजेशन करना ही करना है, तो फिर परेशान मत होइएगा, पढ़ाई करते रहिए, कोशिश कीजिएगा कि आप एक कट ऑफ के आसपास रहो, अपने आप को एक पॉसिबिलिटी रखो। फिर कह रहा हूं कि मैं सपोर्ट नहीं कर रहा नॉर्मलाइजेशन को, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि हाँ एक चीजें रहती है इसके अंदर। ठीक है, अंत में फिर मैं कहूंगा कि यार देखो, ये आयोग ना, जो पीसीएस स्टूडेंट्स की ना कोई भी पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है। मैं आपको सही बताऊंगा दिक्कत क्या है। 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं यार, पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 50,000 लोग, इससे ज्यादा लोग पढ़ते नहीं है। 4.5 लाख लोगों को आप बोल दो ना कि किताबें होंगे, बस उनकी किताबें नहीं होती 4.5 लाख के पास। सिर्फ 50,000 बच्चा, 50-60,000 बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है, बस, और कुछ नहीं पढ़ता होता, ये सच्चाई है। अब 50,000 बच्चे को अगर आप 75 जिलों में डाल दोगे तो 5-5, 700 बच्चे आते हैं।
यानी कि पॉलिटिकल वैल्यू कुछ है ही नहीं। और उसमें भी जब चुनाव आएगा तो वोट किसको दोगे आप? फिर वही ना, नेता नहीं चुनते हो आप, दमाद चुनते हो। मेरी जाति का, मेरे धर्म का, मेरे गांव का, मेरे पड़ोस का, मैं उसको दूंगा। ठीक है, जब ऐसा एटीट्यूड रहता है तो फिर नेता को पता है, और नेता हमेशा आपसे स्मार्ट है, पॉलिटिशियन हमेशा आपसे स्मार्ट है, तो सब कुछ पता है कि आपका वोटिंग पैटर्न कैसा है, क्या सोचते हो आप। बहुत स्मार्ट बंदे होते हैं वो लोग। ठीक है, तो 50,000 लोगों की, 60,000 या 1 लाख लोगों की क्या वैल्यू है? पॉलिटिकल वैल्यू कुछ नहीं। इसीलिए वो वही कर रहे हैं जो वो करना है। और फिर कह रहा हूं, तब तक आपकी बात मानते हैं जब तक उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब उनको जो चीज करनी है या उनको जिस तरह से करना है, उसमें अगर आप रोड़ा डालते हो तो फिर आप सुनते नहीं है। ऐसा अभी तक का मेरा अनुभव रहा है। भविष्य में कुछ चेंज हो जाए अलग बात है। आप प्रोटेस्ट करते रहिए, अपनी बात को आगे बढ़ाते रहिए, लेकिन साथ में पढ़ते रहिए। पढ़ते रहेंगे, इन केस पेपर पोस्टपोन नहीं हो पाता है, भगवान ना करे पेपर पोस्टपोन नहीं हो पाता है, नॉमिनेशन नहीं हट पाती है, तो आपका नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपके पास प्लान भी रहना चाहिए कि हाँ पढ़ाई करने का। ये तो यार ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कहीं के ना रहे, तो फिर नुकसान आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा। वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा।